आपसे ही वो चीजें करते, हमारे साथ वो पता भी नहीं लगने देते। मेरी आप सबसे यही आप सबसे प्रार्थना है कि एक महामानव बनना एक जरूरी है, एक स्टेट्समैन बनना जरूरी है, देश की सेवा के लिए आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो परिवार के अंदर एक पिता का काम भी है, वो भी मेरे पिताजी ने बहुत बखूबी निभाया और हम सब लोग उनके दिखाए हुए इस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। और मुझे भी फख्र होता है कि मैं टंडन जी के घर में मुझे जन्म मिला और आज के इस श्रृंखला में मैं जहां आप सबका, कई लोग दूसरे देशों से भी आज जुड़े हैं और कई चैनल्स के माध्यम से भी आज लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। और इस तरीके से जब मैंने नड्डा जी से बात करी और पहली ही रिक्वेस्ट के अंदर बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ एलआर होसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट। बीजेपी के नए जिलाध्यक्षों की जल्द होगी नियुक्ति। सीएम आवास पर जिलाध्यक्षों के नाम पर मंथन हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी और संगठन मंत्री सुरेश भट्ट भी रहे मौजूद। चौबीस घंटे में देश में सामने आए 64,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 1,000 से ज्यादा की मौत। अब तक 24.5 लाख से ज्यादा केस, एक्टिव केस 6,60,000। आज करनाल से सामने आए कोरोना से 54 केस और प्रदेश में 45,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। एक्टिव केस की संख्या 7,000 से कम। जो व्याख्यान रखा है उसमें उपस्थित मेरे बहुत ही अजीज और हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, सम्माननीय संजय टंडन जी, पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार जी, हमारे पंजाब प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष जो पठानकोट से जुड़े हैं, पुण्यतिथि पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है और चंडीगढ़ से लाइव वेबिनार ये चल रहा है। आने का सौभाग्य दिया, मैं उनका धन्यवादी हूं और टंडन परिवार का धन्यवादी हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। मुझसे पूर्व प्रोफेसर राजकुमार जी ने उनका राजनीतिक सामाजिक पक्ष को रखा और संजय टंडन जी ने उनका पारिवारिक पक्ष, एक परिवार के दृष्टि से वो कैसे देखते थे और किन बातों को वो रखते थे और किन संस्कारों की बात वो करते थे, उसको उन्होंने बहुत तफसील से विस्तृत रूप में हमारे सामने रखा है।
मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि बलराम जी दास जी के साथ मेरा बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। उम्र में वो मुझसे बहुत बड़े थे, तजुर्बे में वो मुझसे बहुत बड़े थे, लेकिन उनका संबंध एक दोस्त के नाते कैसा होता है, उस तरीके का उनका संबंध मेरे साथ रहा। हमारे वो पार्टी के प्रथम जनरेशन के नेता थे। He was the leader of the first generation। और उस जनरेशन में वो संस्थापक सदस्यों में से एक थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आप समझ सकते हैं कि उनका कार्यकाल कितना लंबा रहा। फर्स्ट जनरेशन का नेता बॉन्ड, और वह अभी कुछ साल पहले तक जनता की, देश की, प्रदेश की सेवा करते हुए कार्यरत रहे। एक लंबा अवसर उनका सामाजिक राजनीतिक जीवन के रूप में गुजरा। तो उन्हें बहुत सी चर्चाएं की हैं। हम सब जानते हैं कि बलराम जी दास टंडन जी ने विधानसभा के चुनाव लड़े, कई बार वो विधानसभा के सदस्य रहे, वो उप मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, वो विपक्ष के नेता रहे, वो गवर्नर रहे छत्तीसगढ़ के। एक लंबा राजनीतिक जीवन उन्होंने जिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी चाहिए, और आज के जनरेशन के लिए और आज की हमारे साथियों के, कि जब वो सामाजिक जीवन में आए, जब वो राजनीतिक जीवन में आए, तो उस समय पाने को कुछ नहीं था, खोने के लिए सब कुछ था। वो एक वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम सबके बीच में आए थे। वो समय था जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम विधानसभा की ड्योढ़ी भी पार करके कभी विधानसभा के अंदर जाए। यह जनसंघ की शुरुआत थी। कोई समझ भी नहीं सकता था कि हम कभी पार्षद बनेंगे। इसलिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स। वन इज द पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड अनदर इज पॉलिटिक्स ऑफ पावर। ही वॉज अ पर्सन फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी। एक विचारधारा के लिए समर्पित होकर के जीवन लगाना और अपने जीवन के साथ साथ उस जीवन को, उस विचारधारा के साथ जीना, ये बलराम जी दास टंडन जी से हमको सीखने को मिलता है, हमको समझने को मिलता है, और ये हमको ध्यान में रखना है। वो क्या समय था? अमृतसर की गलियों में घूमना, अपने विचार को लेकर के आगे बढ़ना। सब जगह उस समय कांग्रेस कांग्रेस दिखती थी। दूर दूर तक हमारे कहीं सत्ता में आने का सवाल नहीं था। लेकिन उस समय उन्होंने पूरी ताकत से पार्टी को खड़ा करने का काम किया। जनसंघ के दिए को घर घर जलाने का काम किया, घर घर में दिया जलाने का काम, विचारधारा के दिया को जलाने का काम। हम सबको मालूम है कि वो विधानसभा में जब गए तो तब से लेकर के उन्होंने पंजाब की राजनीति में एक विशेष अपना योगदान किया, एक अपना विशेष स्थान बनाया। हम सबको ये भी मालूम है कि जब इमरजेंसी लगी तो वो पहले दिन ही अरेस्ट कर लिए गए और पूरे 19 महीने वो जेल में रहे। और यहाँ बैठे फिर नहीं मालूम कि किन लोगों को कितना इमरजेंसी की याद है, लेकिन मैं उस समय 15 वर्ष का था और मैं स्कूल से कॉलेज की ओर प्रस्थान कर रहा था। उन दिनों में जब अरेस्टिंग होती थी तो ये समझा जाता था कि पता नहीं कभी लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं कभी हम जेल की दीवारी से बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। उस समय बलराम जी दास टंडन जी ने अपने आप का अरेस्टिंग भी दी, जेल में भी रहे, मीसा DIR दोनों लगी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडियन रूल, ये सब लगा उन पर, सारी धाराएं लगी। और उन्होंने अंदर रह करके सिर्फ अंदर ही, जेल के अंदर ही लोगों का मनोबल नहीं बढ़ाया, उन्होंने परिवार का और समाज को संदेश देकर के भी जेल के अंदर से मनोबल बढ़ाया। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए। और ये छोटी घटना नहीं है। हमारे यहाँ जेल में साथी, मुझे अच्छी तरीके से ध्यान में है कि जब वो जेल में थे तो उनके साथी, राजनीतिक साथी बहुत बार दुखी हो जाते थे, बहुत बार उनके मन
डिप्रेशन में हो जाता था। बलरामजी दास टंडन जी हमेशा कहते थे, विपरीत परिस्थितियों में ही रास्ता निकालना और आगे बढ़ना, यही जीवन की शैली है, इसी को जीवन कहते हैं, इसी को जीवन मान करके चलते। उन्होंने जेल के अंदर भी वो सबको दान किया, सबका मनोबल बनाए रखा। बाहर आए, फिर उन्होंने फिर से सरकार में आए, सरकारें चलाई। और एक समन्वय देखिए, प्रकाश सिंह बादल जी हमारे वरिष्ठ नेता, अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के और पंजाब के वरिष्ठ नेता, उनके साथ उनका संबंध कोई 2 दिन का नहीं, कोई 2 साल का नहीं, कोई 20 साल का नहीं, जन्म का संबंध। हर दृष्टि से एक बराबरी के स्तर पर सारी बातों को एक दूसरे से शेयर करना, पारिवारिक बातों से लेकर के सामाजिक विषयों के बारे में चर्चा करना, राजनीतिक विषयों के बारे में चर्चा करना, ये उनकी विशेषता थी। मेरा संबंध उनसे, क्योंकि मैं पड़ोसी राज्य से हूँ, हिमाचल से हूँ, तो समय समय पर मेरा उनके साथ संबंध आता था। जब भी मैं चंडीगढ़ आता था तब भी मैं मिलता था। ज्यादा संबंध मेरा तब आया जब मैं अखिल भारतीय महामंत्री बन गया और जब मैं दिल्ली आया और मैं पार्टी की गतिविधि देखने लगा, तो मैंने एक बात देखी। उस समय तक बलरामजी दास जी ने निश्चय कर लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अब चुनावी राजनीति से अलग हट करके सामाजिक राजनीतिक काम करूंगा। मुझे याद है कि उनका एक बार फोन आया, मैं दिल्ली था, कि मैं आपसे दिल्ली मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, आप दिल्ली मुझसे मिलने क्यों आएंगे? मैं आपको जब भी चंडीगढ़ आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। बोलने लगे, नहीं नहीं नहीं, मैं आऊंगा, मुझे आना है। मैंने कहा, नहीं, अच्छा नहीं लगेगा कि आप दिल्ली आएंगे, मैं आता हूँ। उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते, मैं आऊंगा। वो आए दिल्ली। मैंने कहा, मैं आपसे मिलने पंजाब भवन आ जाता हूँ। बोले, नहीं, मैं कार्यालय आ रहा हूँ। ये देखिए समर्पण। हमारे से वो इतने बड़ी उम्र के प्रथम जनरेशन के नेता, और वह कह रहे हैं कि कार्यालय आता हूं। मैंने कहा, ठीक है जी। हम आए, बैठे, चाय पी। हमने कहा, क्यों आना? उन्होंने कहा, देखो, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो पार्टी के बारे में समझता हूं वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। ये तड़प आप समझिए, ये देखिए कि जिस रास्ते से हम गुजरे हैं, उस रास्ते पर पार्टी चल रही है। मन को बहुत खुशी होती है, मन को बहुत अच्छा लगता है, मन को लगता है कि पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसको इसी तरीके से बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे कुछ सुझाव हैं, उन सुझावों को मैं रखने यहां पर आया। आप देखिए, आप समझिए कि जीवन के शाम पर राजनीति से एक तरीके से अपने आप को अलग रखने के बावजूद वह पार्टी के प्रति कितने चिंतित थे, यह इस घटना से प्रतिलक्षित होता। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी था, वो छत्तीसगढ़ के गवर्नर बन गए। बाद में मैं स्वास्थ्य मंत्री बन गया। मैं प्रभारी था, मैं छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ में रायपुर में रुका, दिन भर मैंने काम किया। काम करने के बाद शाम को मैंने दिल्ली आने का निश्चय किया। मुझे फोन आ गया, कहने लगे, मैंने कहा, गवर्नर साहब का फोन है। मैंने कहा, गवर्नर साहब, बलरामजी दास जी हैं। मैंने कहा, जी। फोन हमने सुना। कहने लगे, बिना घर आए कैसे वापस जा रहे हो? मैंने कहा, जी गलती हो गई। लेकिन मैंने कहा, देखिए, मैं पार्टी का महासचिव हूँ और राजभवन वो राजसत्ता का केंद्र होता है, तो मैंने सोचा कि मैं और गवर्नर को पार्टी के दृष्टि से मैं उस दृष्टि से देखता हूँ। उन्होंने सीधे कहा कि बेटा और पिता में कोई संबंध में कोई बीच में गवर्नर ही आती है क्या? अपने घर आए बगैर तुम जाओगे क्या? मुझे आज भी याद है कि मैंने फ्लाइट कैंसिल की। मैं दूसरे दिन सुबह गया, मैं सीधा राजभवन गया, वहां रुका, उनके साथ बातचीत की, भोजन किया। उन्होंने मुझसे कहा, अगली बार रायपुर में आना हो तो ये ध्यान में रखना कि रहना भी यही है और यहाँ मुझसे मिले बगैर जाना नहीं। मैं इसके बाद मैं रहा तो नहीं, लेकिन हाँ, जब भी मैं रायपुर गया, मेरा प्रयास रहा कि उनके साथ चाय पी करके जरूर उनसे 2 बातें करके, और जब भी मैं मिला उनसे, उन्होंने हमेशा बहुत दूरदृष्टि रखने वाली बातों को हमारे साथ कहा, सबको संभाल करके चलने वाले। आज बलरामजी दास टंडन जी के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं तो चलिए बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, बीजेपी का कार्य करने वाला व्यक्ति हूं। आप बलरामजी दास टंडन जी के बारे में किसी कांग्रेस के नेता से पूछते, उनके जमाने के,
आप किसी शिरोमणि अकाली दल के नेता से पूछ लीजिए, आप अक्रॉस दी पार्टी किसी से पूछ लीजिए, एक ऐसा सौम्य व्यक्तित्व, सबको साथ लेकर के चलने वाला और सबको ऑनेस्ट एडवाइस देने वाला, ऐसे थे हमारे बलराम जी दास, सबको ऑनेस्ट एडवाइस, और वो एडवाइस हमेशा पायस होती थी, पवित्र होती थी। उनका ऑरा ऐसा था कि उनके सामने जाने से बड़े लोग कितने भी गुस्से में हो, वह उनके सामने आने के बाद वैसे ही शांत मन से उनके साथ बातचीत करते हुए, और वो हंसते हंसते बड़े से बड़े जटिल समस्याओं का सुझाव करते हुए, और जो रास्ता बताते थे वो कार्यकर्ता लेने के लिए तत्पर हो जाता था। ये था उनका व्यक्तित्व। आज जब हम उनको याद कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि विचारधारा की बात है, अब ये मेमोरियल लेक्चर है, इसलिए मैं इस अवसर को उस मेमोरियल लेक्चर में कुछ राजनीतिक और कुछ विषयों के बारे में डालने में मेरा लालच है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं और चूकूंगा भी नहीं, उसका अवसर का मैं उपयोग करूंगा। देखिए, जब मैं आइडियोलॉजिकल दृष्टि से बोलता हूं तो आइडियोलॉजिकल दृष्टि से हमको समझना चाहिए कि वैचारिक पृष्ठभूमि में दो वाक्य, एक महात्मा गांधी के और दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हमको याद रखना। महात्मा गांधी से पूछा कि जब तुम सत्ता में होगे या जब तुम्हारी कभी सरकार होगी, या तुम या हमारे लोग जब सरकार में होंगे तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा, जब भी कोई फैसला करो, फॉर एवरी एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, जो भी फैसला करो, उस फैसले में तुमने एक बात ध्यान रखनी कि समाज का सबसे गरीब व्यक्ति, सबसे कमजोर व्यक्ति, सबसे अंतिम जगह पर खड़ा व्यक्ति, उसको वह नीति कितनी लाभकारी होगी, यही तुम्हारे निर्णय करने का आधार होना चाहिए। ये महात्मा गांधी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा था कि कोई भी नीति बनाओ और किसी भी काम को करो, हमेशा ध्यान रखो कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को उसका क्या लाभ है, वह कितना उससे मजबूत होता है, उसको कितनी ताकत मिलती है, वह कैसे आगे बढ़ता है, इसकी चिंता। और इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि नर ही नारायण है, उसी की सेवा करो और अंतिम व्यक्ति की सेवा करो। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय करो। आज मुझे खुशी होती है कि जब मैं इन बातों की चर्चा कर रहा हूं तो जिस आइडियोलॉजी के लिए बलराम जी दास टंडन जी ने अपना जीवन दे दी, जिस आइडियोलॉजी के लिए, जिस विचारधारा के लिए बलराम जी दास टंडन जी अपने जीवन भर लगे रहे, आज उसको हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार से साकार होते देख रहे हैं, उसको हम स्पष्ट रूप में पूरा होते हुए देख रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और मुझे लगता है कि बलराम जी दास टंडन जी के लिए भी, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी और उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए आज भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कर्तृत्व के साथ आगे बढ़ी है, वो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं कि अंत्योदय की बात, तो मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ बातों को रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे आधार है, इस आधार को हमको समझना चाहिए। मित्रों, जितने भी स्कीम्स, जितने भी योजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की स्कीम्स के रूप में सामने आई हैं, उन्होंने समाज का सामाजिक परिवर्तन और अंतिम व्यक्ति को ताकत देने का काम किया। मैं पहली स्कीम का उदाहरण लेता हूं, उज्ज्वला। जब मैं उज्ज्वला योजना की बात करता हूं तो हम आपसे ये चर्चा करना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 8 करोड़ बहनों के घरों में सिलेंडर और चूल्हा यह पहुंचाने का इंतजाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अब हमारे से बहुत से लोग चर्चा करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, वी शुड नो द इम्पैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज, दीज प्रोग्राम्स। We should try to understand the depth of the program. मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, ये विमेन एम्पावरमेंट का इतना बड़ा काम है, ये गैस का सिलेंडर और चूल्हा देना सिर्फ इतना ही विषय नहीं था।
कि 8 करोड़ की जनता को हमने चूल्हा दे दिया, सिलेंडर दे दिया। नहीं, ये इससे कहीं डीप इंपैक्ट रखने वाला कार्यक्रम। यहां बैठे हमारे अश्विनी शर्मा जी पठानकोट के गांव में घूमते रहे हैं, हमारे हिमाचल में भी जाते रहे हैं। आपको मालूम होगा, आपके ध्यान में होगा कि हमारी बहनें सुबेरे 4 बजे उठ करके अपने दैनिक जीवन से निवृत्त होकर के क्या वो जंगलों में जाकर के अपने बच्चों के साथ पेड़ की लकड़ियां काट करके ला करके चूल्हा नहीं जलाती थी? क्या हमको ध्यान में है कि उस समय कोई न कोई गांव में कोई न कोई महिला या कोई न कोई पुरुष पेड़ से गिर करके अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वा के बैठा हुआ होता था? क्या हमारे ध्यान में है कि उस समय सुबह की चाय बनाने के लिए अगर 6 बजे चाय देनी है तो 4 बजे घर से निकलना पड़ता था? क्या हमारे ध्यान में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि 1 घंटे के अंदर जो महिला चूल्हे के नजदीक तो आज बलराम दास जी टंडन की पुण्यतिथि पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बलराम दास टंडन जी को याद करते हुए उनकी कई उपलब्धियों को भी गिनवाया और कई उपलब्धियों को बताया कि किस प्रकार के व्यक्तित्व थे वो, किस तरह से कार्यकर्ताओं को जोड़ कर के रखते थे और किस तरह से नेतृत्व उन्होंने किया है बीजेपी में। और तमाम उनकी स्मृतियों को याद करते हुए अब श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बलराम दास टंडन की याद में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इम्पैक्ट पड़ा है, ये हमारे ध्यान में आना चाहिए। उसी तरीके से उजाला योजना, आप बताइए, जब मोदी जी ने सरकार संभाली तो लगभग 18,000 गांव बिना बिजली के थे। नाउ कैन यू इमेजिन व्हाट इज द लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? उनकी क्या स्थिति होगी शिक्षा की, उनकी क्या स्थिति होगी जानकारियों की, वो किस अभाव में जी रहे थे। ये 21वीं शताब्दी का भारत था और ये 21वीं शताब्दी का गांव था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 के 18,000 गांवों को समयबद्ध तरीके से उनको इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया और उनको लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोग्राम को किया है। तो कुछ भी भारत में मोदी जी करते हैं, इट बिकम्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम, जिसको हमको समझना चाहिए। इम्पैक्ट इसको इस तरीके से अपने उजाला योजना की, तो जहां हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया, वहीं एलईडी बल्ब्स, 32 करोड़ एलईडी बल्ब्स और 71 लाख एलईडी ट्यूब्स और 23,27,000 हमारे एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट फैंस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। और ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से लगभग 47.09 आवर्स पर ईयर हमारी सेविंग हुई है। दिस हैज बीन द सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके का हमारे को ये पेट टूल के माध्यम से यह सोशल चेंज है। चर्चा चली कि प्रधानमंत्री जी ये सफाई का अभियान ले रहे हैं। कि 2014 में ओपन डेफिकेशन फ्री, जो मानवता के लिए एक अभिशाप अपने दैनंदिन जीवन के कार्य को करने के लिए, और सूर्योदय से पहले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम जल्द हाजिर होंगे।